हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हम पढ़ रहे थे। तो मैंने बताया था आपको कि नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे और भी कुछ जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे। आ जाओ, ठीक है। लास्ट पार्ट का आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। थोड़ा मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूँ और अलग लगेगा आपको, बट जो है वो है, ठीक है। तो ये सब आई डोंट नो, ऐसा कोई पढ़ाता नहीं होगा तो हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट अक्रूवल कंसेप्ट यही होता है, ठीक है। आ जाओ, अब आते हैं ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट मतलब होता है कि आप कोई चीज़ माइनस कर रहे हो। डिस्काउंट में क्या होता है, माइनस करते हैं, तो वो डिस्काउंट का एक नॉर्मल मतलब होता है। अब डिस्काउंट परचेज पे भी होता है, सेल पे भी होता है। मतलब डिस्काउंट आप देते भी हो, डिस्काउंट आपको मिलता भी है। तो बोथ वेज होगा, दोनों ट्रांजैक्शंस में ऐसा हो सकता है। तो दो टाइप के डिस्काउंट नॉर्मली होते हैं जो आपकी पढ़ाई में है। एक है ट्रेड डिस्काउंट, एक है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट नाम ही वैसा रखा हुआ है कि ये ट्रेड की वजह से दिया जाता है। ट्रेड का मतलब होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी, नॉर्मली क्वांटिटी, अदर कंसिडरेशंस भी हो सकते हैं। मतलब अगर कोई आपको अच्छा बिजनेस दे रहा है, आपसे रेगुलरली बाय कर रहा है या आपसे बहुत ज़्यादा बाय कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको जो डिस्काउंट देते हो, क्योंकि वो आपको बिजनेस दे रहा है, वो आपको ट्रेड दे रहा है, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। तो नॉर्मली इसको इसीलिए क्वांटिटी डिस्काउंट कहा जाता है। तो क्वांटिटी आप ज़्यादा ले रहे हो, इस वजह से अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो उसको कहते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट। और ये बहुत प्री डोमिनेंट है, बहुत सारे बिजनेसेस में होता है और इवन कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी होता है। अगर आप कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपका मटेरियल का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं 20-25 फ्लोर वाली बिल्डिंग बना रहा हूँ तो मेरा सीमेंट का जो ऑर्डर होगा, आप सोच के देखो कितना ज़्यादा होगा। तो मैं ऑब्वियसली ट्रेड डिस्काउंट अच्छा मांगूंगा, क्योंकि सीमेंट बहुत ज़्यादा लगने वाला है, ब्रिक्स बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं, लोहा बहुत ज़्यादा लगेगा, हर चीज़ बहुत ज़्यादा लगेगी। तो ऑब्वियसली जब भी कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खरीदता है या बेचता है तो वो डिस्काउंट के लिए बार्गेनिंग हमेशा करेगा, ठीक है। तो क्वांटिटी की वजह से जो डिस्काउंट लिया या दिया जाता है उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और फिर है कि अगर आप समय से जल्दी पैसा दे रहे हो, अगर आपको एक क्रेडिट पीरियड मिला है, क्रेडिट पीरियड मतलब उधारी, कि ट्रांजैक्शन के एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज तक आप कभी भी पैसा दे सकते हो, आपको वो टाइम नॉर्मली अलाउ किया जा रहा है। 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है, मतलब 30 डेज तक आप पैसा कभी भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 30 डेज तक मैं आपसे पैसा नहीं मांगूंगा, बट आप फिर भी पैसा जल्दी देते हो, अर्ली पेमेंट करते हो, तो एक और डिस्काउंट आपको दिया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट, ठीक है, अर्ली पेमेंट्स के लिए। तो ये क्वांटिटी के लिए होता है, ये अर्ली पेमेंट्स के लिए होता है, अर्ली पेमेंट और रिसिप्ट्स। आप अगर समय से पहले पैसे देते हो तो कैश डिस्काउंट लेना या देना होता है। क्लियर है क्या? तो ये हो गया रीजन, इसको अपन ऐसा बनाते जाते हैं। तो पहला है कि ये क्वांटिटी के वजह से दिया जाता है, ये अर्ली पेमेंट्स की वजह से दिया जाता है। अब थोड़े टेक्निकल टर्म्स पे आते हैं कि अकाउंटिंग में ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अब ये क्यों होता है? कि जब भी आप बिल लेते हो, ठीक है, स्टार्टिंग जो होती है वो होती है, उसको कहते हैं लिस्ट प्राइस। मतलब नॉर्मल प्राइस जो होती है, जो आप एक दूसरे को बताते हो, वो होता है लिस्ट प्राइस, ठीक है, या एमआरपी या कोई भी नाम आप बोल सकते हो। लिस्ट प्राइस ज़्यादा चलता है नाम। फिर इसमें से, क्योंकि आप ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर रहे हो, तो लिस्ट प्राइस में से आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस से दिया जाता है। और फिर जो आता है उसको आप कह सकते हो इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस प्राइस, यानी इतने का बिल बनेगा। मतलब बिल बनाने के पहले ही ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाता है। अब जब बिल की वैल्यू में ही वो आया नहीं है तो उसको आप रिकॉर्ड कैसे करोगे? बिल में से ही माइनस हो जाता है। बिल
जो बनता है, जो वैल्यू का बिल बनता है, वो वैल्यू में से पहले ही माइनस हो गया, इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर रखो। मतलब डायरेक्ट अकाउंट्स में एंट्री इनवॉइस वैल्यू की ही पास होती है, और फिर अगर आपको पैसा जल्दी मिलता है तो इस वैल्यू में से आप कैश डिस्काउंट अलाउ करते हो। क्लियर है क्या? तो बेस बताने के लिए मैं बता रहा हूं कि ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस के बेस पे दिया जाता है। तो जब भी ट्रेड डिस्काउंट का कोई परसेंटेज दिया रहेगा कि 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 12% है, 15% है, 20% है, तो वो काय का, तो वो लिस्ट प्राइस का परसेंटेज होता है। फिर अगर कैश डिस्काउंट का परसेंटेज दिया है 5%, 2%, 1%, तो काय का, तो वो इनवॉइस वैल्यू का परसेंटेज होता है, बेस। ठीक है? तो इसमें बेस परसेंटेज का क्या होता है? लिस्ट प्राइस। और इसमें बेस क्या होता है परसेंटेज का? इनवॉइस वैल्यू। क्लियर है? तो ये ऐसा मोटा मोटी दो तीन बड़े डिफरेंसेस हैं। ठीक है? और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर अभी आपको इतना मिनिमम पता होना चाहिए। ठीक है? लिख लो। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ एंट्रीज पे। आ जाओ 18 पे आ जाओ। सब एंट्रीज आपको लिखते जाना है, ये भी लिखना है, सब आंसर भी लिखना है, सब लिखना है। आ जाओ। गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड टू सोहन, लिस्ट प्राइस 1 लाख एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। सेल की एंट्री है, कैश वर्ड कहीं नहीं दिख रहा, मतलब ये क्रेडिट सेल का ट्रांजैक्शन है। आप उधारी में सोहन को गुड्स बेच रहे हो। ठीक है? नॉर्मल सेल की एंट्री है, जैसे अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। बस यहां पे वैल्यू में आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है? कि 1 लाख लिस्ट प्राइस का वैल्यू का गुड्स आपने बेचा है, लेकिन आपने खुद ट्रेड डिस्काउंट दिया है। आप गुड्स बेच रहे हो और आपने डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट जब देते हैं तो वो नुकसान होता है। ठीक है? ये तो ट्रेड डिस्काउंट है, वैसे ही माइनस हो जाएगा, बट कैश डिस्काउंट के वक्त भी आपको ध्यान देना है, डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं तो हमारा नुकसान है, डिस्काउंट अगर हमको मिल रहा है तो वो गेन होता है। ठीक है? बोलो, तो इसमें करना क्या है? क्रेडिट सेल की एंट्री है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, सिर्फ वैल्यू निकालते समय ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके एंट्री पास करनी है। इनवॉइस वैल्यू मतलब आपको पहले निकालना है। बोलो, इनवॉइस वैल्यू निकालो पहले। इनवॉइस वैल्यू इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो 1 लाख माइनस 10%, 10% का है, 1 लाख का ही है, तो डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। तो 1 लाख का 10% 10,000 होता है। 1 लाख माइनस 10,000 यानी इनवॉइस वैल्यू आएगी 90,000। 90,000 का ट्रांजैक्शन हुआ है ऐसा माना जाएगा, और 90,000 का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। 10,000 रिकॉर्ड होगा ही नहीं, डायरेक्ट 90,000 ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है? तो नॉर्मल क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, नॉर्मल क्रेडिट सेल की एंट्री है। बोलो, गुड्स बेच रहे हो आप, तो इससे आपकी कमाई होगी। कमाई नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है? तो टू सेल्स अकाउंट, गुड्स बेच रहे हैं तो टू सेल्स अकाउंट आएगा 90,000। और क्योंकि ये क्रेडिट है, आपको कैश मिल ही नहीं रही है, तो जो इंसान को आपने बेचा है, जिसको गुड्स रिसीव हुए हैं, डेबिट द रिसीवर, और जिसको आप गुड्स उधारी में बेचते हो उसको हम कहते हैं डेटर। तो यहाँ आप डेटर भी लिख सकते हो, पर आपके पास क्योंकि इंसान का नाम है तो आप डायरेक्ट सोहन अकाउंट लिख सकते हो। तो सोहन अकाउंट डेबिट, जो कि हमारा डेटर है, 90,000 डेबिट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सोहन। क्लियर है? तो इसमें अलग क्या था? ट्रेड डिस्काउंट का इफेक्ट देना था, इनवॉइस वैल्यू निकालनी थी, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके इनवॉइस वैल्यू निकाल के इनवॉइस वैल्यू पे सेल्स को रिकॉर्ड करना था। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब 90,000 का ये हो गया, क्रेडिट सेल हो गया। अब सोहन आपको समय से पहले पैसे दे रहा है और आप उसको 5% कैश डिस्काउंट दे रहे हो। अब इसको अप्लाई करो। 5% कैश डिस्काउंट दे रहा हूं, इसका क्या मतलब हुआ कि 5% अमाउंट कम मिलेगा, वो माइनस करके मेरे को पैसे देगा, माइनस कर देगा। और अगर मुझे कम पैसा मिल रहा है मतलब वो मेरा लॉस है। अब क्योंकि 90,000 ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया है,
ऊपर आपने ही रिकॉर्ड किया ना, 90,000 रिकॉर्ड हो गया। अब अगर मुझे कम पैसा मिलेगा तो मुझे वो डिफरेंस को भी रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, इसीलिए कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड हो जाता है, क्योंकि 90,000 रिकॉर्ड हो गया है। 1 लाख रिकॉर्ड ही नहीं हुआ ना, 1 लाख रिकॉर्ड होता तो 10,000 को भी रिकॉर्ड करना पड़ता, पर क्योंकि हमने डायरेक्टली 90,000 रिकॉर्ड किया है तो 10,000 जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो इसीलिए रिकॉर्ड ही नहीं होता है, और 90,000 के बाद आप कैश डिस्काउंट अलाउ करते हो इसीलिए वो रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, बोलो कैश रिसीव फ्रॉम सोहन। ठीक है, ऊपर सोहन को 90,000 के गुड्स आपने बेचे, 90,000 आपको लेना है, सोहन अकाउंट डेबिट है, 90,000 मतलब 90,000 रुपए सोहन से लेने हैं। अब वो जल्दी पैसे दे रहा है, कैश डिस्काउंट लिखा ही है, मतलब वो पैसे जल्दी दे रहा है, भले बाकी डिटेल्स आपको दी नहीं है कि कितना क्रेडिट पीरियड था, कितने दिन पहले दे रहा है, ये सब नहीं दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैश डिस्काउंट आप दे रहे हो मतलब वो समय से पहले दे रहा है और आपको 5% कम पैसे मिलेंगे। तो कैश डिस्काउंट का अमाउंट निकालो, इनवॉइस वैल्यू पे आएगा, ऊपर ही है, कनेक्टेड ट्रांजैक्शन है, 90,000 इनवॉइस वैल्यू है, उसका 5% होगा, 1 लाख का नहीं होगा। इनवॉइस वैल्यू पे डिस्काउंट मिलता है कैश का। ठीक है, तो 90,000 इंटू 5%, 4,500 माइनस करके वो देगा, मतलब आपको कैश कितनी रिसीव होगी, इनवॉइस वैल्यू माइनस कैश डिस्काउंट 85,500, इतना आपको एक्चुअली कैश मिलेगा। बोलो एंट्री, 3 इफेक्ट आएंगे अब, जब भी डिस्काउंट होता है कैश तो इफेक्ट्स 2 नहीं 3 हो जाते हैं। ठीक है, बोलो क्या क्या इफेक्ट्स होंगे इसमें, इफेक्ट्स पहचानो। पहला है कैश, लिखा हुआ है कैश रिसीव हो रही है तो कैश एक इफेक्ट आएगा। बोलो कैश क्या होगा, कैश रियल अकाउंट है और वो आ रही है, आपको रिसीव हो रही है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। बोलो कैश अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कितना आ रहा है 85,500। डिस्काउंट आपका नुकसान भी हो रहा है तो वो आपका लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है, लॉस है तो डेबिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट या डिस्काउंट अलाउड, आप अलाउ कर रहे हो, डिस्काउंट अलाउड, ये आपका लॉस है 4,500। और सोहन आपको पैसे दे रहा है, सोहन एक इंसान है और आपको वो पैसे दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, तो टू सोहन अकाउंट। अब वो एक्चुअली कितने पैसे दे रहा है, एक्चुअली 85,500 ही दे रहा है, लेकिन हमको मानना पड़ेगा कि वो 90,000 दे रहा है क्योंकि आप ही ने कैश डिस्काउंट दिया है। अगर मैं यहां क्रेडिट 85,500 ही करूंगा तो मेरा तो नुकसान ही नहीं हुआ, 85,500 ही मिले और मैं मान भी उतना ही रहा हूं कि 85,500 हुआ, तो डिस्काउंट कैसे दिया मैंने, डिस्काउंट दिया, इसका मतलब ही है कि मिलेंगे कम, पर आपको मानना पड़ेगा कि पूरे 90,000 मिल गए तभी तो वो डिस्काउंट माना जाएगा। ठीक है, तो यहां पे पूरा अमाउंट लेना है 90,000, क्रेडिट द गिवर, मैं मानूंगा कि मुझे पूरे 90,000 मिल गए। ठीक है, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम सोहन। क्लियर है, अब आपको समझा बेस कैसे अप्लाई करना है, अमाउंट्स कैसे निकालना है, इफेक्ट्स कैसे सोचना है। ठीक है, ये पूरा ऐसा आपको करना है। तो ये पूरा एक हो गया, सेल्स वाला पूरा एक आइटम हो गया। अब सिमिलर चीजें परचेस पे भी हो सकती हैं, अगर आप क्वांटिटी में परचेस कर रहे हो तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा परचेस पे। ठीक है, आ जाओ, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रोहन, लिस्ट प्राइस 60,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%। बोलो नॉर्मल क्रेडिट परचेज का ट्रांजैक्शन है, कैश कहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, इंसान का नाम दिया हुआ है, क्रेडिट परचेस है, गुड्स परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहन, सिर्फ अमाउंट में आपको ट्रेड डिस्काउंट का इफेक्ट देना है। ठीक है, तो बोलो इनवॉइस वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, इनवॉइस वैल्यू इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, तो 60,000 माइनस 20%, 60,000 का 20% आता है 12,000, 60,000 माइनस 12,000 48,000, मतलब 48 की 1000 की एंट्री पास होगी, नॉर्मल क्रेडिट परचेज की एंट्री होगी। बोलो परचेज कर रहे हैं, परचेज हमारे लिए खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, परचेज अकाउंट डेबिट, वैल्यू कौन सी लेंगे, इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, यहां पे गलती नहीं करनी है, 60,000 नहीं ले सकते, इनवॉइस वैल्यू लेनी है। ठीक है, और गुड्स कौन दे रहा है, उधारी का ट्रांजैक्शन है तो इंसान का नाम आएगा, इंसान कौन है, रोहन, क्रेडिट द गिवर, गुड्स दे रहा है टू रोहन अकाउंट क्रेडिट 48,000। ठीक है, क्रेडिटर है लेकिन नाम दिया है तो हम रोहन डायरेक्टली लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन।
क्लियर है? नॉर्मल देखो परचेज क्रेडिट परचेज की एंट्री है, सिर्फ अमाउंट में ट्रेड डिस्काउंट का इफेक्ट लेना है। फिर उसी के आगे का ट्रांजैक्शन है, 48,000 हमको देना है। रोहन अकाउंट क्रेडिट का मतलब क्या है कि रोहन को 48,000 हमको देना है। अब वो हम दे रहे हैं, कैश पेड टू रोहन, और हमको डिस्काउंट अब मिल रहा है। हम पैसा काट के कम पैसा देंगे तो ये हमारा गेन है। हमको कम पैसे देके ज्यादा लाइबिलिटी माफ हो रही है तो ये हमारा गेन होगा, उसको डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट नाम देंगे। तो डिस्काउंट मिल रहा है 10% काय का, जितना हमको देना था। हमको कितना देना था? 48,000। 48,000 का 10% कैश डिस्काउंट मिला है, निकालो। कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू 48,000 इंटू 10%, 4,800। तो एक्चुअली कैश कितनी पे करेंगे? 48,000 माइनस 4,800। बोलो कितना आएगा? 43,200। इतना ही एक्चुअल कैश पे होगा, पर वो मानेगा कि उसको 48,000 मिल गया है। ठीक है, बोलो पैसे जा रहे हैं, कैश पे हो रहा है, कैश जा रहा है, रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट एक्चुअल, एक्चुअल जितना एक्चुअल जा रहा है कैश उतना ही क्रेडिट होगा। डिस्काउंट मुझे मिल रहा है, मेरा गेन है, गेन नॉमिनल अकाउंट होता है, रूल है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो क्रेडिट होता है टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 4,800। और कैश किसको मिल रही है? रोहन को, डेबिट द रिसीवर। लेकिन वो कितना मानेगा उसको मिल गया है? पूरा 48,000। ठीक है, तो ऐसी एंट्री पास होगी डिस्काउंट के केस में। क्लियर है क्या? तो देखो इसी दो एंट्री से ही देखो आपको दिख रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, वो यहीं से माइनस हो जाता है, और ट्रेड डिस्काउंट इसलिए आपको नहीं दिखेगा, नॉट रिकॉर्डेड। और कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ठीक है, वो आपको यहां दिखेगा। क्लियर है? चीजें सब दिख रही हैं आपको, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा एक मैंने एक बेसिक बता दिया है, ठीक है, ये सब बेसिक है, और सीरीज का नाम भी बेसिक ही है, तो बेसिक चीजें ही बताऊंगा अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक कैटेगरी होती है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक फाइनेंसिंग कॉस्ट होती है, आप लोन लेते हो और उस पर इंटरेस्ट देते हो। लोन लेते हो, इंटरेस्ट देते हो, ठीक है, लोन लेते हैं तो वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, और उस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, वो हमारा खर्चा होता है। हम लोन दे भी सकते हैं, ठीक है, लोन लेते भी हैं, लोन देते भी हैं। अगर आप लोन दे रहे हो वो आपका इन्वेस्टमेंट है, लोन आपने दिया है और उस पर आपको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी इनकम होती है। तो दोनों मैं आपको ये बता रहा हूं, दोनों टाइप के ट्रांजैक्शन हम पढ़ रहे हैं यहां पे। बोलो, सबसे पहला है इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर एक्स। आपने लोन लिया है मिस्टर एक्स से, ऑलरेडी ले लिया है, अभी उसका इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? खर्चा है, क्योंकि हमने लोन लिया है। अक्रूवल की एंट्री पूछी है कि आपका खर्चा ड्यू हो गया है, इंटरेस्ट ड्यू, कैश पेड अभी नहीं लिखा है, मैं अक्रूवल के हिसाब से ही सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर एक्स, लोन अमाउंट है 20 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट क्या है? 10% पर एनम, साल का 10% आपको इंटरेस्ट देना है, लेकिन लोन आपका 6 महीने का ही है, फॉर 6 मंथ्स, यानी इंटरेस्ट ड्यू हुआ है 6 मंथ्स का, तो आपको अमाउंट 6 मंथ्स का ही निकालना पड़ेगा। तो पहले हम इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है भाई? लोन अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इंटू जितने महीने हैं डिवाइडेड बाय 12। तो 6 महीने हैं डिवाइडेड बाय 12, डिवाइडेड बाय 12 ही क्यों करते हैं? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट साल का है, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, तो इसलिए हम डिवाइडेड बाय 12 करते हैं। उससे क्या होता है? पर एनम वाला मंथ्स में कन्वर्ट हो जाता है, एक महीने का, और 6 महीने का है तो इंटू 6 कर रहे हैं, इसलिए न्यूमरेटर में 6 आता है। तो डिवाइडेड बाय 12 जब भी आप कोई चीज को करते हो मंथ्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर जितने मंथ्स है उससे मल्टीप्लाई होता है, इंटू 6 यानी 6 मंथ्स का आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले का लॉजिक है। तो 20 लैक्स का आपका लोन है, इंटू 10% इंटू 6/12, बोलो ये आता है 1 लाख रुपीज। ठीक है, 1 लाख का इंटरेस्ट ड्यू हो गया। बोलो इफेक्ट सोचो, ड्यू हो रहा है मतलब
कैश का तो कोई लेना देना है नहीं, इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है मतलब खर्चा ड्यू हो रहा है, वो आपका खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट करेंगे, एक्सपेंस है। और बेनिफिट किसने दिया है? जिसने लोन दिया है। वो इंसान कौन है? जिसने लोन दिया है, मिस्टर एक्स, उसने लोन दिया है ना, उसने आपको पैसे वापरने के लिए दिए हुए हैं, तो क्रेडिट द गिवर। बेनिफिट कौन दे रहा है? एक्स, तो टू मिस्टर एक्स, इसको आपको पैसा देना बाकी है। क्रेडिट द गिवर, बेनिफिट जो पैसा है वो मिस्टर एक्स ने दिया है, ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर एक्स, ऐसी अक्रूवल की एंट्री पास होगी। अब जैसे ही आपने ये एक्स को क्रेडिट किया, इसका क्या मतलब है? ये आपकी लाइबिलिटी बन गया है, इंसान को पैसा देना बाकी है, लाइबिलिटी है। अब आप जो पेमेंट कर रहे हो वो इंसान को कर रहे हो, अक्रूवल। खर्चा पे नहीं होता, लाइबिलिटी पे होती है। तो हमारी लाइबिलिटी क्या है? एक्स, उसको हम अब पैसे दे रहे हैं, तो वो नेक्स्ट एंट्री आपकी इंटरेस्ट पेड टू मिस्टर एक्स इन कैश, ठीक है। जो इंटरेस्ट ऊपर ड्यू हो चुका है वो आप एक्स को कैश में पे कर रहे हो, ठीक है। तो खर्चा हो चुका है, आपने यहाँ इंटरेस्ट डेबिट कर दिया, आपका खर्चा अक्रूवल बेसिस पे ऑलरेडी आ चुका है। अब आप मिस्टर एक्स को उसकी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हो, तो बोलो क्या होगा? कैश पे हो रही है तो कैश जा रही है, रियल अकाउंट है और वो जा रही है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट, 1 लाख रुपए आप पे कर रहे हो। और ये रिसीव कौन कर रहा है? मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर। तो हम लाइबिलिटी हमने पे ऑफ कर लिया, बीइंग इंटरेस्ट पेड टू एक्स। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? इंटरेस्ट टू कैश, तो वो होता है लेकिन वो प्रोप्राइटरशिप में होता है, जहां पे अक्रूवल फॉलो नहीं होता। अगर आप कंपनी की अकाउंटिंग करेंगे या ऐसे एंटिटी की अकाउंटिंग करेंगे जहां पे अक्रूवल मैंडेटरी है, तो वहां पे ऐसी एंट्री पास होती है, ठीक है। मतलब आपको देखना पड़ेगा आपका क्वेश्चन किसका है। अकाउंट्स इतना इजी भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आपके सिलेबस में सोल प्रोप्राइटरशिप भी है, पार्टनरशिप भी है, कंपनी अकाउंट्स भी है, सब कुछ है, तो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन। अगर खैर ये ड्यू की ऐसी एंट्री आई तो वो तो सेम ही आती है। ये जो एंट्री आती है अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप की रहे, ठीक है, तो आप डायरेक्ट एंट्री भी पास कर सकते हो, ठीक है। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, और क्लैरिटी दे रहा हूँ कि क्वेश्चन किसका है वो आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन टू क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप में काफ़ी जगह ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट एंट्री पास करनी पड़ती है, क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो अक्रूवल रेगुलरली फॉलो नहीं करता, वो अक्रूवल को डायरेक्टली मार्च एंड में, ईयर एंड में इफेक्ट देता है, ठीक है। तो वो सब हम आगे और पढ़ने वाले हैं। एडजस्टमेंट्स भी हम पढ़ेंगे, ईयर एंड पे जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं वो भी पढ़ेंगे, जो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में करनी पड़ती है, ठीक है। क्लियर है क्या? ये सब मैं अक्रूवल पढ़ा रहा हूं आपको, नॉर्मल अक्रूवल। क्लियर है? सब लिखते जाओ, पॉज करके लिखते जाओ, जब भी मैं स्क्रीन आपको दे रहा हूं आपको लिखते जाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोन दे रहे हैं, लोन देते भी हैं, ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो, और उस पर ब्याज आपको, इंटरेस्ट आपको मिलता है, वो आपकी इनकम है। बोलो, इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन गिवन, ऑन लोन गिवन, ठीक है, आपने लोन दिया हुआ है टू मिस्टर सी, और लोन कितना दिया हुआ है? 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 6 मंथ्स। लोन आपने ऑलरेडी दिया हुआ है, उसका जो इंटरेस्ट है, वो जो कमाई है, वो इनकम आपकी ड्यू हो रही है, अक्रू हो रही है, और वो अक्रूवल की एंट्री आपको पास करनी है। बोलो, पहले तो इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल लो। लोन अमाउंट 10 लाख रुपीज इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम डिवाइडेड बाय 12 इंटू जितने भी महीने हुए हैं यानी 6 महीने। बोलो कितना आएगा? 60,000 का इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है। बोलो इफेक्ट्स क्या होंगे? ये आपकी इनकम है, ठीक है, तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट या इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। और ये बेनिफिट
आपने किसको दिया है, बोलो क्या होगा, कौन बेनिफिट रिसीव कर रहा है, लोन का अमाउंट कौन आपका यूज कर रहा है, मिस्टर सी, वो आएगा डेबिट द रिसीवर। कौन बेनिफिट ले रहा है, आपका पैसा कौन वापर रहा है, मिस्टर सी, तो मिस्टर सी अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, बेनिफिट मिस्टर सी ने लिया हुआ है, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। क्लियर है क्या, एग्जैक्टली उल्टी एंट्री होती है। ठीक है, यहां आप देखो, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू एक्स, इंटरेस्ट टू पार्टी अकाउंट, ऐसा मैं बोल सकता हूं, यहां पे उल्टा होता है, पार्टी अकाउंट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। ठीक है, एग्जैक्टली उल्टी एंट्री है। और फिर अब ये पैसा हमको मिलेगा, इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर सी इन कैश, बोलो नॉर्मल एंट्री है, कैश आ रही है तो कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, 60,000 हमको मिलेगा, और पैसे आ रहे हैं तो इंसान ने दिए होंगे, टू क्रेडिट द गिवर कौन है, मिस्टर सी, क्रेडिट द गिवर। क्लियर है, तो ये इंटरेस्ट हो गया, लोन दिया था, इंटरेस्ट मिल रहा है, लोन लिया है और इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, बोथ वेज मैंने आपको बता दिया। अब एक और चीज पढ़ लेते हैं, बैड डेट्स। धीरे धीरे अब मैं एडजस्टमेंट्स और जो ट्रिकी चीजें उन पे आऊंगा। अभी हम पढ़ रहे हैं बैड डेट्स। ठीक है, बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, बैड डेट एक लॉस है, जो क्रेडिट पे आपने माल बेचा है, जो डेटर्स को आपने क्रेडिट सेल किया है, अगर वो पूरा पैसा नहीं दे पा रहे हैं, कुछ पैसा आपका डुबा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं दे पा रहे हैं, वो इंसॉल्वेंट हो गए, उनके पास पैसा ही नहीं है, और वो पैसा इररिकवरेबल हो गया है, तो उसको अकाउंटिंग में बैड डेट्स कहते हैं। डेटर्स मतलब डेट, बैड डेट यानी डेटर जो पैसा नहीं दे पा रहा है उसको हम नुकसान मानते हैं, और उसको बैड डेट नाम से लॉस मानते हैं। ठीक है, तो वो हमारा लॉस है। अब ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक इवेंट है। ट्रांजैक्शन तो ऑलरेडी हो चुका था, हमने तो क्रेडिट पे माल ऑलरेडी बेचा हुआ है, अब वो इंसॉल्वेंट हो गया है और पैसा नहीं दे पा रहा है, ये एक इवेंट है जो आपको फाइनेंशियली अफेक्ट कर रहा है, और इसीलिए उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, बोलो, ₹600 नॉट रिकवरेबल फ्रॉम अवर कस्टमर मिस्टर अमित, 600 रुपए मिस्टर अमित नहीं दे पा रहे, और वो लॉस आपको रिकॉर्ड करना है। बोलो क्या होंगे दो इफेक्ट्स, दिमाग ही नहीं चलेगा काफी लोगों का, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री है, इवेंट वाली एंट्री है, तो थोड़ी दिक्कत होती है। एक है पैसा इरिकवरेबल हो गया है, मतलब आपका नुकसान हो गया है, तो लॉस का अकाउंट आएगा, जिसका नाम मैंने क्या बताया, बैड डेट अकाउंट। ठीक है, बैड डेट अकाउंट। अब ये एडजस्टमेंट एंट्री है, कुछ एक्चुअली आ या जा नहीं रहा, यहां पे जो हम नॉर्मल रूल्स लगाते हैं ना वो नहीं लगते, ये आपने ध्यान देना। जो भी हम ट्रेडिशनल अकाउंटिंग पढ़ते हैं, रियल पर्सनल नॉमिनल पढ़ते हैं, ये ट्रांजैक्शंस के लिए होता है, जहां पे एक्चुअली कुछ हो रहा है। इवेंट्स थोड़े से अलग होते हैं, इवेंट्स थोड़े एडजस्टमेंट्स वाले होते हैं, उसमें कुछ एक्चुअली आ जा नहीं रहा होता है, तो इसलिए उसमें वो सारे रूल्स आप नहीं लगा सकते, और ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ क्या एडजस्ट कर रहे हैं वो सोचना होता है, कि ये बैड डेट में क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो क्या होगा, पहले वो कंसेप्ट क्लियर कर लो। 600 रुपए मिस्टर अमित में मुझे दिख रहे हैं कि मुझे मिलना बाकी है, पर फैक्ट क्या है, रियलिटी क्या है, कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, उसने हाथ खड़े कर दिए, भाई मैं पैसे नहीं दे सकता, जो करना है कर ले, मतलब वो पैसे डूब गए, वो मेरा एसेट नहीं है। डेटर अकाउंट क्या होता है, एसेट होता है, क्योंकि उनसे पैसा मिलना बाकी है। पर जब रियलिटी ये है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, पैसे नहीं दे पा रहा है, वो मेरा एसेट अब रहा ही नहीं है, तो मुझे वो एसेट को राइट ऑफ करना है। समझ रहे हो, पर्पस समझो, ये एंट्री हम मिस्टर अमित का अकाउंट बंद करने के लिए कर रहे हैं, कि 600 रुपए जो डेबिट बैलेंस दिख रहा है वो बंद करना है, क्योंकि अब वो पैसा एक्चुअल में नहीं मिलने वाला। तो बुक्स में दिखता रहेगा मिलना है वो सही नहीं है, मतलब हमारी बैलेंस शीट सही नहीं दिख रही ना, रियलिटी को मैच करना पड़ता है। तो 600 रुपए में डेबिट बैलेंस है, अमित अकाउंट मेरा डेटर है, उसमें डेबिट बैलेंस है, उस डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट को मुझे बंद करना है। तो डेबिट को बंद करने के लिए क्या करते हैं, उल्टा इफेक्ट देते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहां पे आएगा टू अमित, तो डेबिट वाले 600 अमाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा 600, तो अमित अकाउंट हो जाएगा बंद। तो समझ में आ रहा है, तो एडजस्टमेंट एंट्रीज में हम क्या करते हैं, डेबिट को बढ़ाना है तो डेबिट करते हैं, डेबिट को कम करना है तो क्रेडिट करते हैं, उल्टा इफेक्ट देते हैं। क्रेडिट को बढ़ाना है तो और क्रेडिट करते हैं, और क्रेडिट को घटाना है तो उसको डेबिट करते हैं। ये रूल्स फॉलो होते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज में, जो आपको ध्यान देना है। ठीक है,
तो बैड डेट टू डेटर यानी अमित, ऐसी एंट्री पास होती है। बीइंग बैड डेट नॉट रिकवरेबल या अमाउंट नॉट रिकवरेबल फ्रॉम मिस्टर अमित रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। क्लियर है? अब इसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो है वही चीज, अलग अलग तरीके से है, तो ध्यान दो। अमाउंट ऑफ 29,500 रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम आवर कस्टमर सूरज इन फुल सेटलमेंट। ये वर्ड ध्यान देना, फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का क्या मतलब है कि अब कुछ और मिलने वाला नहीं है। फुल सेटलमेंट यानी वो अकाउंट बंद हो जाना चाहिए। फुल सेटलमेंट का क्या मतलब है? अकाउंट क्लोज, अब कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसका ड्यू अमाउंट था 30,000, तो पैसे भी 30,000 मिल जाने चाहिए थे, लेकिन उसने 29,500 किया, चिंदी चोरी की है, 500 रुपए कम देके अमाउंट सेटल कर दिया है। अब जब भी ये छोटा अमाउंट ऐसा फुल सेटलमेंट में नहीं दिया जाता, उसको नॉर्मली डिस्काउंट नाम देके लॉस मान लिया जाता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं 500 रुपए रिकवर नहीं कर पाया। बैड डेट नहीं होता वो। बैड डेट कब मान सकते हैं? जब बहुत बड़ा अमाउंट है। भाई 30,000 है और 10,000 रुपए कम दे रहा है, तो ये तो आप वॉलेंटरीली आपने माना नहीं होगा कि ठीक है 20,000 दे दे, 30,000 का अपन फुल सेटलमेंट कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है। बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपने फुल सेटलमेंट में कर लिया, मतलब वो बैड डेट है। लेकिन जब भी छोटा सा अमाउंट होता है तो वो डिस्काउंट होता है। आप वॉलेंट्रीली बोलते हो कि ठीक है यार चलो कोई बात नहीं, 500 रुपए कम दे देना, तो खुद होके जब हम मान लेते हैं तो वो डिस्काउंट होता है। और अगर हमने हान मान ली कि यार ले ही नहीं, दे ही नहीं रहा, छोड़ दो, तो वो बैड डेट होता है। ठीक है, तो छोटा अमाउंट है तो टिपिकली आपको डिस्काउंट मान के इसको लेना है। ठीक है, बोलो क्या हो रहा है इसमें? कैश मिल रही है। ठीक है, कैश मिल रही है, रिसीव्ड इन कैश, तो कैश को रिसीव कर लो। कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कितनी? एक्चुअल 29,500। अब 500 जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे लेना है इफेक्ट, तभी एंट्री टैली होगी। 30,000 हमको मानना है कि मिल गए, क्योंकि फुल सेटलमेंट लिखा है, लेकिन मिले 29,500 है, तो 500 का डिफरेंस है, ये आपका डिस्काउंट है, ये आपका लॉस है, तो इसको मैं डिस्काउंट नाम से दूंगा, डिस्काउंट अलाउड 500। और ये पैसे कौन दे रहा है? क्रेडिट द गिवर, सूरज, क्योंकि फुल सेटलमेंट है, यहाँ पे 30,000 ही क्रेडिट होना चाहिए, तभी वो फुल सेटलमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 30,000 ही है, इसीलिए 500 रिकॉर्ड करना जरूरी है। ठीक है, बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम सूरज। क्लियर है क्या? तो ये फुल सेटलमेंट वाला भी मैंने आपको बता दिया। फुल सेटलमेंट में टिपिकली वो डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, कम पैसे मिल रहे हैं और फुल सेटलमेंट करना है, उसका अकाउंट बंद हो जाना चाहिए, इसीलिए उसको हम डिस्काउंट मानते हैं, क्योंकि छोटा अमाउंट है। क्लियर है? फिर एक और तरीके से बैड डेट्स पूछे जाते हैं। मिस्टर संदीप बिकम्स इंसॉल्वेंट। ठीक है, इंसॉल्वेंट लिखा है, मतलब बैड डेट वाला ये क्वेश्चन है। इंसॉल्वेंट मतलब बैड डेट। ठीक है, तो वो इंसॉल्वेंट हो गया, अब उसके पास पैसे ही नहीं है देने को, और हम उससे कितना रिकवर कर पा रहे हैं, एंड 50 पैसा और रुपी। 50 पैसा और रुपी मतलब ये एक रेशो है, एक प्रपोर्शन है कि 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसा। ठीक है, आई होप अब तो आपको याद होगा। तो 50 डिवाइडेड बाय 100, यानी इसी को हम बोलते हैं 50%, यानी जितना भी अमाउंट उससे लेना बाकी है उसका 50% ही हम एक्चुअली रिसीव कर पा रहे हैं, बचा हुआ पैसा डूब गया, बैड डेट्स। ठीक है, बोलो एंट्री इज रिकवर्ड फ्रॉम इस एस्टेट। तो अमाउंट ड्यू कितना था? 50,000, तो 50,000 का 50% ही आपको मिला, 25,000, और बचा हुआ जो 25,000 है वो आपका बैड डेट्स होगा। बोलो एंट्री। अमाउंट जो मिल रहा है पहले वो ले लो, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 25,000। अब क्योंकि ये इंसॉल्वेंट हो गया है, अकाउंट बंद करना है, संदीप अकाउंट बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट है, अब कुछ और मिलना बाकी नहीं है, और बुक्स में भी वैसा ही दिखना चाहिए। तो टू संदीप अकाउंट क्रेडिट करेंगे फुल 50,000 रुपए, और ये जो डिफरेंस है ये हमारा लॉस है, जो हम बैड डेट नाम से डेबिट करेंगे। लॉस है, डेबिट करेंगे 25,000। क्लियर है क्या? ऐसी एंट्री पास होती है, कंबाइंड एंट्री है, अलग अलग भी पास कर सकते हो, कैश टू संदीप नॉर्मल, और फिर बैड डेट की जो अलग एंट्री पास होती है बैड डेट टू संदीप, दोनों मर्ज करोगे तो ऐसी एंट्री दिखेगी। अलग अलग भी पास की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है क्या? लिखो।
ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट हो अभी तक जो मैंने पढ़ाया हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।